आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की योजना से ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। एवं कक्षा 10वीं और विषय एवं गणित, प्रश्नावली एवं 1.2। पिछले वीडियो के अंदर हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा था। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, और जब दो संख्याएं दी गई थी तो उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती। और फिर हमने जांच की थी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी हमने सीखा है। जब 3 संख्याओं का समूह था तो हम उसके अंदर है वो लसप और एचसीएफ महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा था। तो और उसके आगे हम चलते हैं। वो चौथा सवाल के अंदर है कि महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 306 और 657 का है वो 9 है, यानी दोनों का, इस दोनों संख्याओं का है वो महत्तम समावर्तक 9 है। तो इस दोनों का एलसीएम लसप ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जांच की थी, तब था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू एवं द्वितीय संख्या। अब देखिए प्रश्न के अंदर क्या क्या सामग्री दी हुई है, उस सामग्री का हम लोग है वो काम में लेंगे। तो एचसीएफ है, एचसीएफ यहाँ इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 9, तो 9 ये गुणा एलसीएम ज्ञात करना है। अब हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, तो प्रथम संख्या 306 और द्वितीय संख्या है वो 657। अब देखिए, अब हमारे पास दो पक्ष हो गए और दोनों पक्षों की स्थिति देखते हैं। तो एक तरफ 9 इंटू है वो लघुत्तम समावर्ती एलसीएम बराबर 306 इंटू 657। अब यहाँ गुणे में है, बाएं से दाएं जाएगी संख्या तो आप लोगों की भाग में हो जाएगी। तो ये 9 गुणे में है, इसलिए यहाँ आया तो भाग में हो गया। अब हम देखते हैं अंश और हर आपस में समान संख्या से करते हैं या हर की संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये स्थिति देख लें। तो यहाँ 306 और 9 यानी आपस में विभाजित है, यानी 9 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। तो 9 27 और 30 में से 27 चले गए और 3 बचे, और फिर संख्या उतार दी 6 36 और 36 में 9 का भाग दिया, वो कितनी बार गया, वो 4। अब देखिए यहाँ 34 हो गया इंटू 657, किसी से नहीं कटा। इस दोनों का आपस में गुणा किया तो गुणनफल आया 22,338। तो हम लोगों का लघुत्तम समावर्ती हो गया 22,338। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ है। देखिए 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी n कोई आपके प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हम छोटी कक्षा में पढ़ा है। तो ये कह रहा है n का मान है वो प्राकृत संख्या होगा, और यहाँ प्राकृत संख्या रखने पर जो अंक आएगा यानी इकाई का अंक है वो 0 पर है वो समाप्त हो सकता है क्या। 6 की घात 1 करते हैं तो 6 आता है, 6 की घात 2 करते हैं 36 आता है, 6 की घात 3 करते हैं तो है वो हम लोग 216 आता है। इस प्रकार से ये घात के रूप में क्या 0 पर समाप्त हो सकती क्या, इसकी जांच करनी है। तो देखिए माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n
है वो अंक जीरो पर समाप्त होती है। तो अब जीरो पर समाप्त होती है, इन मानना है, कल्पना की है, तब 6n है वो 5 से विभाज्य होना चाहिए। यानी जीरो पर जब भी समाप्त होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। परंतु हम देखते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 और औलगात n देखते हैं। तो इसको देखने से स्पष्ट है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त यानी कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 6 की घात n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है, और यदि 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्या है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ये बताना है कि ये एक है, ये पद है वो भाज्य संख्या क्या है, और ये पूरा एक पद है वो पूरा भाज्य संख्या क्या है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 7 × 11 × 13 + 13, यानी कहने मतलब एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ। अब दो पदों में है वो इसको गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसका गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए इस दोनों के अंदर कॉमन है वो 13 आ रहा है। यदि 13 है कॉमन आ रहा है तो ये एक पूरा पद है। इस पूरे पद में इस 13 का भाग दिया तो हमारे पास बचा है वो 7 × 11, ये प्लस का प्लस है, और फिर 13 में 13 का भाग दिया है वो आप लोग 1 बार गया, 1 बार गया। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 13 है, और तो ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि आप लोगों ने अभाज्य संख्याओं के अंदर तो ऐसे ही देखा था, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता, परंतु इसका है वो 13 है वो एक गुणनखंड और हो गया, इसलिए ये। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार ये संख्या लिखी तो ये एक पूरा पद है, गुणे के रूप में लिखा है वो सब, और ये प्लस है, ये 5 है। तो ये अब देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे पद में यानी गुणा करके भी देख सकते हैं, यदि गुणा नहीं करते हैं तो पूरे पद में 5 का भाग देते हैं तो आपका वो भागफल 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचा। तो ये लिख दिया, ये प्लस का ये प्लस, और 5 में 5 का भाग दिया वो 1 बार गया है। तो ये भी भाज्य संख्या है, यानी इसका भी एक गुणनखंड 5 है। तो दोनों भाज्य संख्याएं हम लोगों को प्राप्त हुई है। सातवां प्रश्न देखिए, करना आपको ही है, मैं तो मौखिक समझा रहा हूं आपको, ताकि क्या है कि हर साल पढ़ाते हैं तो उसमें जो समस्या आती है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सवाल करवाते हैं। तो सातवां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वो एक वर्ताकार पथ है, यानी रास्ता है, खेत है और मैदान है, और मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को है वो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए, यहाँ देखो, यहाँ समझना जरूरी है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान यानी एक ही जगह और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। इस 3 बातें को हम ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों को सवाल करने में दिक्कत है वो सोचने में है वो कम आई। कि पहला तो है कि वो एक ही स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा।
तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम भी देखते हैं कि दो आदमी मान लो साथ रवाना होते हैं, एक आदमी तेज चलता है, एक धीरे चलता है, तो एक पीछे रह जाता है, यानी साथ चलने वाला। तो ये इस मैदान के अंदर ये आप लोगों का वर्ताकार है वो पथ है। अब मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं सोनिया और रवि, तो ये दोनों यहाँ से एक ही समय, एक ही दिशा, ये सब चलना प्रारंभ। परंतु सोनिया को एक चक्कर लगाने के अंदर है वो है समय है वो कितना लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को है वो कितना लग रहा है 12 मिनट। अब हम लोगों को पता है चक्रों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु दोनों के अंदर जो सर्वनिष्ठ यानी आएगा वो उसका एलसीएम होगा, यानी लस पे ज्ञात करेंगे तो यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे हम लोगों को पता था। अब मान लो एक चक्कर लगाता है तो 18 मिनट, दूसरा लगाता 36 मिनट, और इसी प्रकार रवि को 12 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट। तो हम लोगों चक्रों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्थिति है तो हम क्या ज्ञात करें, लस पे ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये तुम लोगों को ही करना है।